वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगा। तो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आप लोग का जो पेपर होगा सितंबर के थर्ड वीक में होने वाला है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को जेएसएससी का जो पेपर होगा उसमें आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सिलेबस, जिसमें जीके जीएस यानी जीके जीएस का कुल 30 क्वेश्चन होगा। उसके साथ साथ आप लोग को ये भी पता होगा झारखंड का कुल जो वेटेज होगा सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 40 होगा। और साइंस का आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 30 होगा। फिर इसके बाद आते हैं मैथ्स का 20 होगा। और रीजनिंग की भी बात करते तो रीजनिंग भी 20 होगा। और ये कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर भी 20 होगा। यानी कि अगर आप लोग देखते हैं टोटल फ्रेंड्स, आप लोग को जो पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा। तो इसी के मुताबिक मैं आप लोग को फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में आज से पूरे कंटिन्यू एक महीने तक आप लोग के बीच में बना रहूँगा। आप लोग हमारे से कनेक्ट रहिए। आप लोग का करंट अफेयर वगैरह जो भी आए क्वेश्चन आएगा, आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं तो जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो अगर ध्यान से देते फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला क्षेत्रफल, क्या बोला? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो भारत का सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे पड़ोसी देश कुल कितना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत का कुल पड़ोसी देश कितना है। तो स्थलीय जो पड़ोसी देश की संख्या वह 7 होता है। अब मैं आप लोग को एक ट्रिक देता हूँ, याद कर लीजिए। ABCFR आप लोग सबसे पहले याद कीजिए। ABCMNP भी याद कीजिए। ABCMNP ये भारत का 7 पड़ोसी देश है। अब सातों को मैं आप लोग को नाम डिस्कस करता हूँ, सुनते जाइए। A फॉर अफगानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, M फॉर म्यांमार, और N फॉर नेपाल, P फॉर हो गया फ्रेंड्स पाकिस्तान, और V फॉर होता है भूटान। B या फिर भी लिख सकते हैं यहाँ भूटान। तो आप लोग ये ठीक याद रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो होता है फ्रेंड्स, वो देखा है तो बांग्लादेश का होता है, क्लियर है। लेकिन सबसे छोटा अगर देखा है तो वह मालदीव का होता है। किसका होता है? मालदीव का होता है। ये म्यांमार लिख रहा है, लेकिन मालदीव और श्रीलंका दो आपका समुद्र तटीय आपका पड़ोसी देश है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो सबसे जो छोटा होगा वह मालदीव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालदीव। इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग पड़ोसी देश की। तो पड़ोसी तो मैं डिस्कस कर दिया था। अब देखिए भूटान। तो फ्रेंड्स भूटान जो भारत के एक पड़ोसी देश है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भूटान की सीमा से कौन कौन सा राज्य भारत का स्पर्श करता है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, आप लोग साब याद कर लीजिए। क्या याद कीजिएगा? साब। अब देखिए एस फोर हो गया सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, फिर ए फॉर असम, अब बी फोर हो गया बंगाल। इस टाइप से आप याद करिए। बात करते हैं नेपाल का। तो फ्रेंड नेपाल के लिए एक ट्रिक है, आप लोग आराम से याद करिए, सुब्बू। क्या याद कीजिएगा? सुब्बू। चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ सुब्बू के बारे में। एस फॉर सिक्किम, यू से यूपी, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार, और यू फॉर होगा उत्तराखंड। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति की गई है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिससे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कैग, क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो फ्रेंड इसका जो आर्टिकल होता है संविधान के अनुच्छेद 148 होता है। क्या होता है? 148 होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ इसको करंट अफेयर से। भारत में वर्तमान कैग का जो अध्यक्ष वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है ये भी याद रखिएगा। जी फॉर ओवर होता है, तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के अभी कैग के अध्यक्ष है, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और आर्टिकल से मैं खेलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए आर्टिकल से। आर्टिकल 123। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 123 संसद में अवकाश यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सिंपल वे में याद रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति जो अध्यादेश लगाते हैं, सिंपल वे में याद रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लगाया जाता है वो आर्टिकल नंबर कितना के तहत होता है? ये तो 123 के द्वारा होता है, क्लियर है। बात करते हैं 148, तो मैं अभी जस्ट बताया था कैग का होता है। वही बात करते हैं 131 का। तो फ्रेंड्स 131 जो होता है हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता होता है। हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिता होता है। वही बात करते हैं 76 का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आर्टिकल 76 भारत का अटॉर्नी जनरल से संबंधित होते हैं, क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब भारत के वर्तमान समय में जो अटॉर्नी जनरल है के वेंकटेश्वर है, ये भी याद रखिए, के वेंकटेश्वर है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से आप लोग को मैं बता रहा हूँ पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो चलिए मैं पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए फकीर विद्रोह। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फकीर विद्रोह जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले आप लोग जानिए, सी का ये होगा राइट आंसर, यानी ये होगा। इसका आगे आप लोग राइट आंसर जान लीजिए क्या होगा, देख लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स सी का जो ऑप्शन होगा, देखिए सी का जो राइट आंसर होगा, मोपला जो हुआ था, मोपला केरल में हुआ था। देखिए आप लोग इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ए का जो आंसर होगा 1, यानी फकीर, देखिए मैं आप लोग को सिंपल वे में बता देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो।
फकीर विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। कब कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? बंगाल में हुआ था। बात करते हैं कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए पंजाब में हुआ था, ठीक है। वही बात करते हैं मोपला का, तो मोपला हुआ था केरल में। अब बात करते हैं खांसी का, तो खांसी हुआ था असम में। इस टाइप से आप लोग याद करते हैं सिंपल वे में। फिर से आप लोग याद रखिए फकीर विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स बंगाल में हुआ था, क्लियर है। वही बात करते हैं कूका का, तो कूका जो हुआ था वो आप लोग को याद रखिएगा पंजाब में हुआ था, क्लियर है। वही बात करते हैं मोपला का, तो फ्रेंड्स मोपला काफ़ी फेमस है जो 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। और एक खांसी, तो खांसी युद्ध हुआ था वो असम में हुआ था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिख रहा। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल को, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल को हाल ही में शांति यूनेस्को का शांति पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर क्या है? एंजेला मार्कल, क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। बात करते चलिए इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह दे सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग समझना पड़ेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दे सकता है, सलाह ले सकता है, यहाँ पे ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 143 के तहत, आर्टिकल नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या होता है? आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 134 का। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 134 जो होता है वह दांडिक विषयों में हाईकोर्ट की अपीली अधिकारिता होती है। दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता होती है, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 141 का। तो आर्टिकल 141 होता है वो हाईकोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय का अवरोधन होता है, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स 148 का। तो अभी मैं 48 डिस्कस किया था, कैग का होता है। क्या होता है? ये कैग का होता है, क्लियर है। इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। किसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग के पास आज ये कर रहा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष, देखिए यहाँ पे लिख रहा 60 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया? 62। तो बोला कौन सा संविधान संशोधन के दिया रहा? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे संशोधन नंबर, तो 41वां संशोधन नंबर जिसे हम लोग सीए बोलते हैं, तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा? 41वां राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ सबसे इसमें इंपॉर्टेंस। देखिए 51वां अधिवेशन में डिस्कस करता हूँ, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो फ्रेंड्स इसके अनुसार मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को याद कर सकते हैं, या फिर इसके लिए ट्रिक में याद कर लिए आना मामी। देखिए ये ट्रिक याद करिए, आना मामी। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, यहाँ से मैं आप लोग बता, देखिए आप फरोगे अरुणाचल प्रदेश, ना फरोगे नागालैंड, मा फरोगे, देखिए मा फरोगे फ्रेंड्स मेघालय, अमी फरोगे मिजोरम। ये सभी जगह पर जो आरक्षण जो दिया गया है लोकसभा में वो 51वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दिया है, क्लियर। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं संविधान संशोधन 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, और इसके बारे में आप लोग पूरा जानते हैं। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, क्लियर। आप लोग 44वां जानते हैं कब हुआ था फ्रेंड? 1978 में हुआ था, क्लियर है। और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स संपत्ति का जो अधिकार जो हटाया गया था आर्टिकल नंबर 44वां से हटाया गया था, क्लियर है। और 42वां में आप लोग जानते होंगे प्रस्तावना का जिक्र किया गया था, इसी में किया गया था जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक कमेंट में आप लोग लिखिएगा क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को फोकस करना माना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले जो पारित हुआ था याद रखिए 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान उद्देश्य पारित किया गया था। और ये जो पारित किया गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसे याद रखिएगा, क्लियर है। वही बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और वही बोलते हैं BN राव। तो फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो फ्रेंड्स 11 दिसंबर को जो अस्थायी बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था?
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र का जो उपनाम है वह नेताजी है। क्या ये नेता है? तो इसे सर्वप्रथम नेताजी जो बोला गया था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। इसे याद रखेगा। अब देखिए बात करते हैं महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी को हम लोग जो पुकारू नाम बोलते हैं वह राष्ट्रपिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता। तो इसे राष्ट्रपिता का जो उपाधि दिया था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? 1944 के समय दिया था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी को उपाधि दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस टाइप से आप लोग पूरा के पूरे याद कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत में मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र हैं? तो आप लोगों को पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा था। क्लियर है? तो भारत में मुख्य गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र होता है वह पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग होता है। पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछा गया था। भारतीय संविधान के संघीय ढांचा जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया था? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान में संघीय ढांचा। देखिए अगर आप लोग संघ लिखते हैं यानी देखिए संघ यानी क्या होता है? मिला जुला। क्या होता है? मिला जुला। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग सब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या लगाते हैं? लास्ट में नारा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नारा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में किसका नारा? ये नारा आ रहा है। तो देखिए कनाडा। क्या आ गया? कनाडा। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। तो संघीय जब भी आएगा तो आप लोग कनाडा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। और वही बात करते हैं मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया वो अमेरिका से लिया गया। इसे आप लोग ध्यान रखिए। यानी रूस से क्या लिखा गया? रूस से जो लिया गया वह फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है रूस से। और अमेरिका से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स लिया गया। इसे याद रखिएगा। और रीट का जो अधिकार होता है वह ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर है? इसे आप लोग याद रखिएगा। और नागरिकता भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन उस दिन 1932 में हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जानना पड़ेगा गोलमेज सम्मेलन। देखिए ये रहा गोलमेज सम्मेलन जिससे बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए फर्स्ट इसमें कुल लोगों को बैठा दीजिए, ये होता है गोलमेज सम्मेलन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ध्यान से सुनिएगा केवल। तो कौन सा गोलमेज 1932 में हुआ था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसे याद रखें 1930 में हुआ था। क्लियर है? बात करते हैं सेकेंड का हुआ था 1931 में। और वही थर्ड जो हुआ था फ्रेंड्स 1932 में हुआ था। आप लोग को पूछा कौन सा हुआ 1932 में हुआ था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? तीसरा हुआ था। क्लियर है? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखें 1932 में हुआ था। ठीक है? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो था वह 1931 वाला गोलमेज सम्मेलन था। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। जो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और वही तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन अधिनियम में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था जो बाद में भारत शासन अधिनियम का 1935 का आधार बन रहा था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन सेकेंड जो कि लंदन में हुआ था। क्लियर है? और किस गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन थर्ड में हुआ था। क्लियर है? और तीनों में कौन शामिल हुए थे? तो दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो तीनों में शामिल थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताना चाहूँ असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो चला था वो 1920 में चला था। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में यानी 8 अगस्त 1942 को चला था। वही बात करते स्वदेशी आंदोलन। तो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन जो चला था वह 1907 में चला था। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था वह 6 अप्रैल 1930 से चला था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बंग भंग। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है बंग भंग जो चला था 1905 में चला था। ठीक है? तो आप इसके बाद देख लीजिए कौन आप लोग को नजर आ रहा है 1905 के बाद। तो देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए मैं आप लोग को भी पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो जाए। देखिए स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा 16 जुलाई 1905 को, ध्यान से सुनिएगा, 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी।
इसी के विरोध में फ्रेंड्स याद रखिए 7 अगस्त 1905, सॉरी मैं वहाँ पे 1907 बोला था। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार की गई थी। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करना था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा स्वदेशी आंदोलन कब चला था, याद रखिएगा 7 अगस्त को चला था और डेट बोलेगा तो 1905 में। ठीक है, और बात करते बंग भंग कब चला था, तो 16 जुलाई 1905 में चला था। क्लियर है, इस टाइप से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और इसमें बंगाल के वायसराय कौन थे, सॉरी भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आईपीएल 2023 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो फ्रेंड्स मैं इसे करंट अफेयर के रूप में लेके चलता हूँ। देखिए बात करते हैं 23 का, तो फ्रेंड्स 23 में नहीं, देखिए आगे मैं 23 का ही बता देता हूँ। तो आईपीएल 2023 का जो इमर्जिंग प्लेयर जो चुना गया था वह राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को बनाया गया था। क्लियर है, लेकिन फ्रेंड्स बात करते हैं 2024 का, तो 2024 का जो इमर्जिंग प्लेयर दिया गया आईपीएल में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसे दिया गया, क्योंकि भारत का युवा आजकल ज़्यादा आईपीएल देखते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 2024 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। क्लियर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड 2024 का जो आईपीएल जीता हुआ केकेआर ने जीता, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है, जिसकी कप्तानी किया था श्रेयस अय्यर ने। और इन्होंने जो बीट किया हुआ एसआरएच को किया, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद को बीट किया था। इसका कप्तानी कर रहे थे पैट कमिंस कर रहे थे। क्लियर है, और इस साल फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस साल जो प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया वह सुनील नारायण को चुना गया। किसको चुना गया, सुनील नारायण को, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा हिमालय पर्वतमाला को 3 चीज में बांटा गया। पहला जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं हिमाचल, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल। और उसका सेकंड जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हिमालय, और सबसे लोएस्ट जो पार्ट होता है उसे शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक। और फ्रेंड इसके सबसे ऊपरी जो पार्ट उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 चीज से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से बनता है ट्रांस हिमालय। और हिमालय पर्वत को 3 भाग में विभाजित किया गया, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। इसे आप लोग ध्यान में रखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना पड़ेगा जीडीपी क्या होता है। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। जी फोर होता है फ्रेंड्स ग्रॉस, क्या होता है, ग्रॉस। डी फोर होता है डोमेस्टिक, और पी फोर होता है प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्लियर है, अब मैं बताना चाहता हूँ जीडीपी क्या होता है। देखिए किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत उस सीमा के अंतर्गत जितने आयात और निर्यात होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है, और जीडीपी शब्द सबसे पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री जॉन साइमन ने दिया था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, और जीडीपी से ही किसी देश के हम लोग अर्थव्यवस्था को पता कर सकते हैं कि वह क्या विकसित है या विकासशील है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रहा है। भारत को जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स भारत की जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ज्ञात किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं सीएसओ। क्या बोलते हैं, सीएसओ बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, यानी सीएसओ द्वारा होता है। क्लियर है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, वही बात करते हैं आरबीआई का। तो फ्रेंड्स आरबीआई का वर्तमान में जो 25वां जो अध्यक्ष गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है। कौन सा, शक्तिकांत दास है। क्लियर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा लॉर्ड डलहौजी का शासन का टेन्यूर। तो लॉर्ड डलहौजी का जो टेन्यूर था आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1948 से, देखिएगा सुनिएगा केवल 1948 से लेकर 1956 तक था। क्लियर है, और इसने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए जो नीति का अपनाया था उसे बोलते हैं फ्रेंड व्यापकगत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, व्यापकगत का सिद्धांत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान जाए इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यापकगत का सिद्धांत होता है। क्लियर है, टेन्यूर में बता दिया था। अब सुनिएगा केवल। अब देखिए इन्होंने किस किस राज्यों को हड़पा था। सबसे पहले 17 को हड़पा था, याद रखिए। पहले सबसे पहले 17 को हड़पा था, और 17 को कब हड़पा था फ्रेंड्स, याद रखिए 1848 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, 1848 में। वही बात करते हैं फ्रेंड जैतपुर और सबलपुर का। तो देखिए जैतपुर और सबलपुर को जो हड़पा था वो 1849 में हड़पा था। वही बात करते हैं बघाट का। तो बघाट को 1850 में किया था। सबसे इंपॉर्टेंट झांसी, तो झांसी को जो हड़पा था वो 1853 में हड़पा था। क्लियर है, और नागपुर को फ्रेंड्स 1854 में हड़पा था। और सबसे अंतिम में जो था वो अवध को हड़पा था, याद रखिए। तो अवध को जो हड़पा था वह 1856 में हड़पा था। इसे आप लोग याद रखिए, यानी 1856 में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? व्यापकगत का सिद्धांत हो गया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं कुछ ऑप्शन। अस्थाई बंदोबस्त। तो फ्रेंड्स 1893 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। तो इसको किसने किया था ये भी जान लीजिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब आप लोग को मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। देखिए आप लोग का सभी के बॉडी में एक सब देखिए सभी के शरीर में क्या होगा? कान होगा। तो कान आपका क्या होता है? हमेशा के लिए अस्थाई होता है। तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया था। आप लोग कान से याद कर सकते हैं क्योंकि कान आपके बॉडी में अस्थाई होता है। बात करते हैं सहायक गठबंधन की नीति। तो सहायक संधि फ्रेंड्स, आपका अगर कोई चीज़ जल जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? किसी से सहायता मानते हैं। तो सहायक शक्ति गठबंधन जो नीति हुआ था लॉर्ड वेले जली के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेले जली के समय हुआ था। क्लियर है? बात करते हैं रॉलर एक्ट। तो फ्रेंड्स याद कीजिएगा, रॉलर एक्ट का जो गठन हुआ था याद रखिएगा 8 नवंबर को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ये बीपीएससी का पेपर में क्वेश्चन आया था। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? और इसका जो अध्यक्षता था जॉन साइमन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड संजीव सन्याल है। इसे आप लोग याद कर लीजिए, ये याद करना पड़ेगा। संजीव सन्याल जो है वह क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स मुद्रास्फीति कब होती है। तो ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए मुद्रास्फीति कब होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि होती है तो इस स्थिति को बोलते हैं फ्रेंड्स मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। यानी कि समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होना। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसके बारे में मैं पूरा बता रहा हूँ। देखिएगा सुनते जाए केवल। 31 अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती। ये भी पूछता है क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया, जो गुजरात के नर्मदा जिले में, याद रखिएगा, गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसे याद रखिएगा। तो कहाँ पे फ्रेंड्स? नर्मदा में है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? नर्मदा। और इसका जो लेंथ है फ्रेंड्स याद कीजिए 182 मीटर है। याद है? अब पूरे विश्व का सबसे ऊंची यूनिटी जो है स्टैच्यू है आप लोग का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली जो प्रमुख जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। फिर से सुनिएगा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी होती है वह लेटेराइट मिट्टी होती है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अब आप लोग को पता होगा, देखिए अगर आप लोग भारत का मानचित्र बनाते हो तो इस टाइप से करते तो ये आपका हो गया पश्चिमी तट हो गया, ये हो गया पूर्वी तट। तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मिट्टी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वह दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था वह ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था, जो कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं ज्योतिबा फुले का। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोग को डिस्कस बोल, देखिए मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता हूँ नृत्य के बारे में। असम। तो आसपास से आप लोग बहु लाते हैं, यानी असम हो गया, बिहू हो गया। ठीक है? याद करते हैं। तो असम बिहू हो गया असम का। घूमर, तो घूमर कहाँ होता है? राजस्थान। ठीक है? घूमर राजस्थान हो गया। बात करते हैं लावनी। तो फ्रेंड्स लावनी जो होता है आप लोग ध्यान से सुनिए, लावनी एक होता है महाराष्ट्र का ही होता है। ठीक है? लेकिन भांगड़ा जो होता है, ध्यान से सुनिए, भांगड़ा जो होता है फ्रेंड्स वह पंजाब का होता है। कहाँ पे होता है? ये पंजाब का होता है। ठीक है? तो इसके अनुसार देखा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भांगड़ा कहाँ का होता है? वह पंजाब का होता है। क्लियर है? और देखिए असम का जो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये।
सर क्रिक मुद्रा भारत और किसके बीच स्थित है? तो देखिए आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे कभी, सर क्रिक जो था भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। यह मुद्दा भारत के गुजरात राज्य में कच्छ, केरल और पाकिस्तान के सिंध की सीमा के मध्य दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पता है यहाँ पे जो आता है क्षेत्र, उसी को बोलते हैं सर क्रिक का मुद्रा। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है। किसके बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है। क्लियर है? आई होप आप लोग इसे पढ़े होंगे। इसे ही बोलते हैं गुजरात के कच्छ रण। ठीक है, ये गुजरात के कच्छ रण हो गए भारत की तरफ से, अब पाकिस्तान में सिंध की सीमा का भाग आता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। देखिए यूगोस्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप लोग जानिए, देखिए यूगोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है वह यूगोस्लोवाकिया की राजधानी है। ठीक है, की राजधानी है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दार्शनिक। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए दार्शनिक जो आ रहा, तो दार्शनिक जो राजधानी हुआ सीरिया के, इसे आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी दे सकता है। तो दार्शनिक किसकी राजधानी होती है? सीरिया की होती है। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स बेल्जियम का। तो बेल्जियम आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे, जो राजधानी होता है ब्रुसेल्स की। तो ब्रुसेल्स की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम है। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स ताशकंद का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताशकंद की राजधानी कहाँ है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को बताया था और फिर से मैं बताता हूँ। देखिए व्हीलर द्वीप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सबसे पहले याद किया, सितंबर 2015 में उड़ीसा सरकार ने व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम आजाद, देखिए अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ फ्रेंड्स? उड़ीसा में। और इसका नाम कब चेंज किया गया था? सितंबर महीना में, वो भी 2015 में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं फ्रेंड्स बताता हूँ, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। तो ऑप्शन दिया है, तो अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सांगपो के नाम से बोलते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दिहांग। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड अगर याद करते हैं तो आप लोग 2024 का याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। क्लियर है? आप लोग 24 का याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया गया। तो देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र जो है वह पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने लिखा? तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा श्री रंगराजन। देखिए इसका राइट आंसर होगा रंगराजन होगा। क्या होगा? रंगराजन होगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? तो ये रहा राइट आंसर 29 का। क्लियर है? यानी हाल ही में प्रकाशित फोर्ब्स इन द रोड माई डेट एट आरबीआई एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, याद रखिए पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग गोल का फुल फॉर्म जान लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए गो ऑनलाइन लीडर्स होता है। ठीक है, गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स होता है। गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स होता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आदिवासियों युवाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना बनाई गई थी। और फ्रेंड्स ये कब बनाई गई थी इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसका फुल फॉर्म अगले फिर से मैं आप लोगों को बीच बोल देता हूँ। देखिए गोल, अगर आप लोग गोल लिखते हैं तो इसका फुल फॉर्म आगे ले जानिए। देखिए फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स होता है, यानी आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने जाने की योजना है। और ये जो बनाया गया था फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ 15 मई को बनाया गया था। अब क्वेश्चन आ रहा 15 मई कब? तो लॉकडाउन के समय हुआ था, यानी 15 मई 2020 का समय बनाया गया था। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? 15 मई 2020 को गोल का गठन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो आप लोग के सामने जस्ट लाइक इसी प्रकार मैं झारखंड का भी डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बनता हूँ, तब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।